आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से अभिवादन। EMRS PGT हिंदी के में खंड ग से पहले टॉपिक पत्रकारिता से संबंधित विषय के अंतर्गत आइए हम देखते हैं रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन। तो अभी इसमें हम देखेंगे रेडियो के लिए लेखन। और उससे पहले मैं बता दूं कि मैं चाहती हूँ कि सारी वीडियो जो भी इस चैनल पर आए सबको पूरे टॉपिक्स की वीडियो एक जगह मिल जाए एक साथ, इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा से डाल रही हूँ क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो अपने पुराने चैनल पर अपलोड की हुई है, लेकिन सभी लोग वहाँ पर नहीं जा रहे हैं। तो इसी चैनल पर इसलिए डाल दे रही हूँ कि सभी लोगों को एक ही बार में एक ही जगह पे सारे पढ़ने के लिए मटेरियल मिल जाए, उपलब्ध हो। और जो लोग भी, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है, जो भी लोग पहली बार चैनल पर आ रहे हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। आप लोग लाइक करने के पैसे भी नहीं लगते। और अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया कीजिए, और जो भी प्रश्न रहा करे ज़रूर बताया पूछा कीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, इसकी PDF आपको वहाँ पर अभी थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो देखिए, लेखन कौशल और पत्रकारिता के अंतर्गत पत्रकारिता से संबंधित विषय में देखते हैं रेडियो और दूरदर्शन के लिए लेखन। रेडियो क्या होता है पहले इसे समझते हैं। रेडियो श्रव्य माध्यम है। कारण यह है कि श्रवणेंद्रियों के माध्यम से इसका आस्वादन किया जाता है। इस माध्यम में ध्वनि का बहुत महत्व होता है। तो रेडियो क्या है, एक श्रवणेंद्रिय यानी सुनने के कार्य में आने वाला साधन है। इसे सुनने के द्वारा हम लोग इस माध्यम में ध्वनियों का बहुत महत्व होता है, क्योंकि केवल हमें दिखाई नहीं देता, दृश्य नहीं होते हैं, केवल ध्वनियों द्वारा हम कल्पना करते हैं कि क्या हो रहा है। ध्वनि स्वर शब्द के माध्यम से यह विधा श्रोताओं को उनके अनुकूल सामग्री को प्रस्तुत करती है। ध्वनि स्वर और शब्द के माध्यम से यह विधा श्रोताओं को उनके अनुकूल सामग्री को प्रस्तुत करती है। प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माध्यम है, क्योंकि प्रिंट मीडिया में भी आप एक बार छाप देते हैं, वो हो गया। टेलीविज़न में भी आप आमने सामने होते हैं, एक तरह से दर्शकों के, मतलब आमने सामने नहीं होते हैं, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से होते हैं, लेकिन फिर भी वो एक दृश्य श्रव्य माध्यम है। और लेकिन रेडियो माध्यम जो है वो बहुत ही सबसे ज़्यादा, इन सभी माध्यमों में सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपको शब्दों के माध्यम से अपनी पहचान बनानी होती है, अपने आवाज़ के माध्यम से अपनी पहचान बनानी होती है, और आवाज़ से ही शब्दों से द्वारा ऐसा चित्र उपस्थित करना होता है कि श्रोता के मस्तिष्क पटल पर, मानस पटल पर वो शब्द चित्र की भांति, चलचित्र की भांति चलायमान रहे। प्रिंट मीडिया और टेलीविज़न माध्यम की तुलना में रेडियो माध्यम ज़्यादा चुनौतीपूर्ण माध्यम है, इसलिए इसमें विषय चयन से ज़्यादा प्रस्तुति महत्वपूर्ण हो जाती है। कारण यह है कि इसमें रेडियो के माध्यम से चित्र खड़ा करके चुनौती भी होती है, क्योंकि इसमें ध्वनियों के माध्यम से चित्र खड़ा करने की चुनौती भी होती है। समाचार पत्र या पुस्तकों यानी प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो सर्वाधिक पुराना उपकरण है। इसे सबसे ज़्यादा चुनौती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिली। इसके बावजूद यह अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण यह माध्यम आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। समाचार पत्र और पुस्तकें यानी प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो सर्वाधिक पुराना उपकरण है। मतलब रेडियो की शुरुआत बहुत पहले हुई थी, यानी कि समाचार पत्र और पुस्तकें यानी प्रिंट मीडिया के बाद रेडियो के सबसे पुराना उपकरण है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से इसे सबसे ज़्यादा चुनौती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिली, जो कि आज श्रव्य दृश्य माध्यम से हम दूरदर्शन देखते हैं, उससे ज़्यादा चुनौतियाँ मिली। इसके बावजूद यह अपनी अंतर्निहित विशेषताओं के कारण यह माध्यम आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। मतलब इतने सारे साधन आ गए, इतने इंटरनेट आ गए हैं, और सब स्मार्टफोन आ चुके हैं, इतने सारे, मतलब बहुत सारे साधन हो चुके हैं आज समाचार पाने के लिए व्यक्तियों के पास, लेकिन रेडियो अपनी विशेषताओं के कारण आज भी अपनी जगह बनाए हुए है, अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। रेडियो समाचार की संरचना के उल्टा पिरामिड शैली कहा गया है। रेडियो समाचार की संरचना को भी उल्टा पिरामिड शैली कहा गया। इस शैली में तथ्य सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके बाद घटते हुए महत्वक्रम से अन्य तथ्य को रखा जाता है। मतलब इस शैली में सबसे महत्वपूर्ण होता है, और इसके बाद घटते हुए महत्वक्रम के
अन्य तथ्यों को रखा जाता है। जैसे सामान्य रूप में किसी कहानी में चरम बिंदु अंत में होता है, वैसे ही इस विधा में प्रारंभ में होता है। जैसे कहानी में चरम बिंदु अंत में होता है, उल्टा पिरामिड शैली में चरम बिंदु को पहले रखा जाता है। रेडियो लेखन में समाचार को 3 भागों में विभाजित किया कर देते हैं, पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा समापन में। रेडियो में किसी खबर को 2 या 3 पंक्तियों में ही बता दिया जाता है, इसके बाद बॉडी में उसे विस्तार से ब्यौरे के साथ लिखा जाता है और उसके पश्चात खबर समाप्त हो जाती है। जो मेन बात होती है, पहले खबर को उसे एक हेडलाइन के रूप में सुना दिया जाता है, उसके बाद उसके बारे में विस्तार से उसका ब्यौरा दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में खबर समाप्त होती है। रेडियो लेखन के आवश्यक बिंदु। रेडियो लेखन अन्य माध्यमों से ज़्यादा चुनौती भरा है। कारण यह है कि अखबार या टीवी चैनल के दर्शक वर्ग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि रेडियो अन्य माध्यमों से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अखबार या टीवी चैनल के दर्शक वर्ग के अनुसार उसमें परिवर्तन किया जा सकता है या उसका स्वरूप निर्मित किया जा सकता है। लेकिन रेडियो के लिए श्रोता वर्ग के रूप में सभी वर्ग के लोग शामिल होते हैं और उनकी पहचान भी मुश्किल होती है। अतः रेडियो लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मतलब जब रेडियो चलता है तो जितने भी लोग हैं परिवार के सदस्य, उसमें बूढ़े भी शामिल होते हैं, बुजुर्ग लोग, घर के बच्चे भी रहते हैं, और कौन सुन रहा है ये रेडियो प्रस्तुतकर्ता लोगों को नहीं पता होती है। तो उसका एक निश्चित वर्ग नहीं होता है कि कौन सा वर्ग हमारा समाचार, हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, इसलिए ये ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। साफ टाइप कॉपी। रेडियो पर कोई भी कार्यक्रम प्रसारित होने से पूर्व समाचार वाचक उसे पूर्व में कई बार पढ़ने का अभ्यास करता है, इसलिए समाचार वाचक के लिए टाइप्ड और साफ सुथरी कॉपी तैयार की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि वाचक किसी शब्द का गलत वाचन ना करे। जो रेडियो वाचन के लिए जो समाचार लिखे जाते हैं उसे साफ हो और टाइप होना चाहिए, साफ सुथरी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, और इसलिए ऐसा किया जाता है कि किसी शब्द का गलत वाचन ना करे। जब रेडियो समाचार प्रस्तुत होने लगे, रिले होने लगे, तो वो गलत ना उच्चारण कर सके, इसलिए समाचार प्रस्तुतकर्ता जो होता है उसको कई बार पहले ही पढ़ लेता है। दूरदर्शन पर समाचार के साथ साथ चित्र भी चलता रहता है, इसलिए वहाँ थोड़ी बहुत गलतियाँ छिप जाती हैं, परंतु रेडियो में ऐसा नहीं होता। आपसे गलती नहीं हो सकती, कर सकते हैं आप। और रेडियो पर केवल श्रव्य माध्यम होता है और श्रोता ध्यानपूर्वक सुनता है, इसलिए रेडियो पर गलती करने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि ध्यानपूर्वक जब वो केवल सुनता है, केवल श्रवणेंद्रिय काम करती है, तो ध्यानपूर्वक सुनता है, इसलिए समाचार में गलती नहीं होनी चाहिए वाचन में। रेडियो लेखन के लिए, समाचार वाचन के लिए तैयार कॉपी के संदर्भ में नियम यह है कि उसे कंप्यूटर पर ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाना चाहिए। कंप्यूटर की टाइपिंग होती है, ट्रिपल स्पेस होता है, 2 स्पेस होता है, तो ये मतलब वो स्पेस होता है, जो लोग टाइप करते होंगे उन लोगों को पता होगा। तो उस ट्रिपल स्पेस में टाइप किया जाता है, जो कंप्यूटर से टाइप किया जाता है, कोई जो समाचार टाइप किए जाते हैं या जो भी प्रोग्राम टाइप किए जाते हैं वो ऐसा होना चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया जगह छोड़ना चाहिए तथा एक लाइन में अधिकतम 12 से 13 शब्द ही रखने चाहिए। मतलब मोटे मोटे आपकी लिखावट होनी चाहिए, टाइपिंग मतलब टाइप होनी चाहिए, और अधिकतम 12 से 13 शब्द ही एक लाइन में रखने चाहिए। समाचार कॉपी लेखन के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से जान लेना चाहिए कि जटिल उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्ताक्षर, अंक नहीं लिखने चाहिए, जिससे वाचक को असुविधा हो। जब भी समाचार आप लिख रहे हो रेडियो के लिए, तो जटिल उच्चारण वाले शब्द, कठिन शब्द न लिखने से बचना चाहिए। संक्षिप्ताक्षर मतलब जो हम लोग शॉर्ट में शब्द लिख देते हैं वो नहीं लिखने चाहिए। अंक नहीं लिखने चाहिए जिससे वाचक को असुविधा हो। अंक की जगह भी उस अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए। अंक लेखन के संदर्भ में यह स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिए कि 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में तथा 11 से 999 तक के अंकों में लिखना चाहिए तथा 1000 से पुनः शब्दों में लिखना चाहिए। तो ये ध्यान देने योग्य बात है
कि अंकों के संदर्भ में 1 से 10 तक के अंकों को तो लिख सकते हैं, पर 11 से लेकर 999 तक के अंकों को जब लिखना हो तो उन्हें शब्दों में लिखना चाहिए। 1000 से पुनः शब्दों में ही लिखना चाहिए, मतलब 1 से 10 तक अंकों में, 11 से 999 तक अंकों में लिखना चाहिए तथा 1000 से पुनः शब्दों में ही लिखना चाहिए। अखबारों में जहाँ प्रतिशत और डॉलर जैसे संकेत चिन्हों से काम चल जाता है, वहीं रेडियो में प्रतिशत और डॉलर लिखना आवश्यक होता है। आंकड़ों के लेखन में भी विशेष सावधानी रखनी चाहिए। आंकड़े तुलनात्मक रूप में पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल तथा उसी रूप में लिखने चाहिए जिस रूप में वो बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। मतलब जिस तरह से वाचककर्ता को बोलना है, वाचनकर्ता को बोलना है, उसी तरह से वो लिखे होने चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। लाइन, संदर्भ और संचार का नियम। रेडियो और प्रिंट मीडिया के लिए डेडलाइन और समय संदर्भ में अंतर है। प्रिंट मीडिया की डेडलाइन जैसे स्पष्ट होती है वैसे रेडियो माध्यम में नहीं होती है। तो एक अंतर है प्रिंट मीडिया से और रेडियो लेखन में। रेडियो समाचार में आज सुबह, आज दोपहर, आज शाम आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह इसी सप्ताह, इस महीने, अगले महीने, इस साल, पिछले रविवार इत्यादि का प्रयोग भी रेडियो लेखन में करना चाहिए। इसी प्रकार संक्षिप्ताक्षर प्रयोग में भी सावधानी बरती जाती है। इस संदर्भ में पहले तो इन प्रयोग से बचना चाहिए। पहली संक्षिप्ताक्षर लिखने से बचना चाहिए। पहले इनका पूरा नाम लिख देना चाहिए, मतलब जब समाचार में आपको बार बार शब्दों को लिखना हो तो पहले ही उसको लिख देना चाहिए। पूरा नाम उनका पहले लिख दीजिए, फिर बाद में आप लिख सकते हैं। जैसे उनका पूरा नाम लिख देना चाहिए। लोकप्रिय प्रसिद्ध संक्षिप्ताक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए जा सकता है, जैसे WTO, यूनिसेफ, सार्क, SBI आदि शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, जो कि बहुत प्रचलित हैं। इनका प्रयोग हर व्यक्ति को पता है, इनका अर्थ पता है, परंतु जिनका अर्थ सभी लोग नहीं जानते हैं, अनभिज्ञ हैं या कम लोग जानने वाले हैं, उनको पूरा लिखना चाहिए। रेडियो दृश्यहीन माध्यम है। यह श्रव्य संचार माध्यम है, परंतु सर्वाधिक सुलभ साधन है। इसमें अदृश्य चुंबकीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजा जाता है, इसलिए आवश्यक कि ये ध्वनि आकर्षक हों। मतलब एक दृश्यहीन माध्यम, इसे देख नहीं सकते, केवल सुन सकते हैं, श्रव्य माध्यम है और सर्वाधिक सुलभ साधन है। मतलब रेडियो हर किसी के लिए सुलभ है। इसमें अदृश्य चुंबकीय तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश भेजा जाता है, इसलिए आवश्यक है कि ये ध्वनियाँ आकर्षक हों, सुनने में आकर्षक को अट्रैक्ट करें श्रोता को सुनने के लिए। रेडियो प्रसारण नियमितता लिए होता है, उसकी निश्चित समय पर घोषणा की जाती है ताकि श्रोता उसे समय पर सुन सके और लाभान्वित हो सके। देखिए, रेडियो प्रसारण में नियमितता होती है, नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं और उसकी निश्चित समय पर घोषणा की जाती है। मतलब जो प्रोग्राम प्रस्तुत करना हो उसकी पहले से घोषणा की जाती है ताकि जिसके लिए वो उपयोगी है, वो कार्यक्रम, वो समाचार, वो उस समय पर उपस्थित रहे और उस समाचार को सुन सके। डॉक्टर मधुकर गंगाधर के शब्दों में, रेडियो के लिए लिखना मात्र व्याकरण नियंत्रित वाक्यों की रचना नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। रेडियो क्या है? रेडियो के लिए लिखना मात्र व्याकरण नियंत्रित वाक्यों की रचना नहीं है, उसका अपना व्यक्तित्व होता है। रेडियो के अधिकांश प्रसारणों के लिए आलेख की अनिवार्यता रहती है। रेडियो के अधिकांश प्रसारणों के लिए आलेख की अनिवार्यता रहती है। मूलतः रेडियो के संपूर्ण प्रसारण को 3 खंडों में बांटा जा सकता है। ये खंड है वार्ता, नाटक, रूपक आदि, और तीसरा है संगीत, संगीत रूपक आदि। पहला है वार्ता, दूसरा है नाटक या रूपक आदि, और तीसरा है संगीत, संगीत रूपक आदि। रेडियो में नाटक स्वरूप संगीत रूपक आदि को प्रसारित करने के लिए आलेख की आवश्यकता पड़ती है। नाटकीय पद्धति के प्रयोग के कारण आलेख निर्माण होता है, तभी विषय और प्रसंग की प्रस्तुति संभव हो पाती है। आलेख की आवश्यकता संगीत में भी पड़ती है क्योंकि यहाँ शब्द ही आधार है। शब्द के बिना स्वरों और साज का कोई महत्व नहीं होता है, तो आलेख की आवश्यकता में भी संगीत में भी पड़ती है।
क्योंकि यहाँ शब्द ही आधार होता है और शब्द के बिना स्वर और साज का कोई महत्व नहीं होता। रेडियो में आलेख में विषय को भली भांति समझने के बाद योजनाबद्ध रूप से बातों को लिखा जाए। उसमें तथ्यों की प्रस्तुति उनके महत्व के आधार पर की जानी चाहिए। आलेख लेखन के दौरान समय का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। मतलब आपको कितने टाइम में वो प्रोग्राम प्रस्तुत करना है, उसके समय को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। मधुकर गंगाधर के शब्दों में, कोई भी आलेख एक खास समय के लिए ही तैयार किया जाता है, इसलिए निर्धारित समय के भीतर हम अपनी बातों को पूर्णता के साथ कारगर ढंग से कह सकें, यह आवश्यक है और आलेख की आवश्यकता है। आलेख की प्रस्तुति में एक रूपता न हो, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव और चरम सीमा की स्थिति भी हो। ऐसी स्थिति श्रोता को एक मानसिक यात्रा का आनंद देती है। आलेख की प्रस्तुति में एक रूपता नहीं होनी चाहिए। जैसे बार बार एक रूपता रहेगी तो श्रोता को ऊब जाएगा, उसे नहीं सुनेगा। उसमें उतार चढ़ाव और चरम सीमा की स्थिति भी हो। ऐसी स्थिति श्रोता को मानसिक यात्रा का आनंद देती है। आलेख में शब्दों की पुनरावृत्तियां सार्थक लगती हैं, लेकिन इसमें प्रसारण अनाकर्षक हो जाता है, इसलिए शब्दों की पुनरावृत्तियों से बचना चाहिए। इसी प्रकार निरर्थक शब्द भी रेडियो आलेख के लिए उपयोगी नहीं होते हैं। ध्वनि साम्य शब्दों के प्रयोग से भी दूर रहना श्रेयस्कर होता है। जो ध्वनि साम्य वाले शब्द हैं उनसे भी दूर रहना चाहिए। आलेख लेखन के लिए शब्द, रेडियो आलेख के लिए शब्द चयन। रेडियो आलेख के लिए जिन शब्दों का चयन किया जाए वे ऐसे प्रतीत हो मानो उन्हें बोला जा रहा है, किसी से बात की जा रही है। रेडियो की बोलचाल की भाषा में उपर्युक्त, उक्त, निम्नलिखित, निम्नांकित, अर्थात जैसे शब्द नहीं लिखे होने चाहिए, नहीं लिखने चाहिए। मतलब रेडियो आलेख ऐसा हो जैसे लगे कि आप दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। और इसमें उपर्युक्त, उक्त, निम्नलिखित, निम्नांकित, अर्थात जैसे शब्दों को नहीं लिखना चाहिए। रेडियो लेखन में ध्वनि प्रभाव। रेडियो संचार वास्तव में ध्वनि का संसार है। इन्हीं ध्वनियों के माध्यम से श्रोता के मानस पर दृश्य निर्माण होता है। उदाहरण के लिए घोड़ों के टापों की ध्वनियाँ युद्ध क्षेत्र का चित्र श्रोता के सामने लाता है। मतलब जब घोड़ों के टापों की ध्वनियाँ होती हैं तो युद्ध का चित्र श्रोता के मानस पटल पर चलने लगता है। पक्षियों की चहक भोर का दृश्य मानस पटल पर साकार करती हैं। इसी तरह किसी नाटक या रूपक में भोर, चिड़ियों की चहचहाट आदि सुनाई देती है तो लगता है भोर हो गई, सुबह का टाइम है। ये ऐसा चित्र मानस पटल पर श्रोता के बनने लगता है। श्रोता के मानस पर ध्वनियों के द्वारा चित्र निर्माण करने के लिए फेड आउट यानी तेज से धीरे धीरे मध्यम ध्वनि तथा फेड इन मध्यम ध्वनि से धीरे धीरे तेज ध्वनि का प्रयोग रेडियो में किया जाता है। देखिए, फेड आउट कहा जाता है तेज से धीरे धीरे मध्यम ध्वनि तथा फेड इन मध्यम ध्वनि से धीरे धीरे तेज ध्वनि का प्रयोग रेडियो में किया जाता है। वास्तव में ये उपकरण समय की कमी अथवा दृश्य परिवर्तन को सूचित करने में भी उपयोगी होते हैं। क्या होता है ये उपकरण? समय की कमी अथवा दृश्य परिवर्तन को सूचित करने में उपयोगी होते हैं, क्योंकि कम समय में अपने रूपक को तैयार अपना प्रस्तुत कर देना है, तो इसलिए समय की बचत करते हैं ये ध्वनियाँ। कुछ ध्वनियाँ निम्नवत होती हैं, जैसे क्रिया ध्वनियाँ, जोर से चीज़ें पटकने की, लाठी की ठक ठक, बर्तनों को पटकने की आवाज़ें आदि क्रोध के मनोभाव को प्रकट करती हैं। ये क्रिया ध्वनियाँ होती हैं। जब नाटक सुनते समय या कुछ भी सुनते समय हमें तेज से आवाज़ सुनाई दे, लाठी ठक ठक करने की आवाज़ है, बर्तनों के पटकने की आवाज़ें आदि हैं, तो ये क्रोध को बताती हैं। ये श्रोता के मन में पता चल जाता है कि वो क्रोध का दृश्य यहाँ पर चल रहा। स्थल ध्वनियाँ, कुली की आवाज़ें, गाड़ियों के आने की उद्घोषणाएं आदि रेलवे प्लेटफार्म का दृश्य उपस्थित करती हैं। संगीत, रेडियो आलेख में संगीत का संयोग नाटकीयता को उभारता है, पात्रों की मन स्थिति को, उनके भावों को उजागर करता है और आलेख को गतिशील बनाने में सहायक होता है। तो इसलिए संगीत भी आवश्यक होता है। भाषा, रेडियो पर ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिनके शब्दों का अर्थ समझने में कठिनाई हो। अतः रेडियो आलेख में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो न केवल रोचक हो बल्कि सहज बोलचाल की भाषा हो।
किसी साहित्यिक कृति पर आधारित कार्यक्रम की भाषा तदनुरूप होनी चाहिए। यह सामान्य श्रोता के लिए थोड़ी कठिन हो सकती है, लेकिन रचना के साथ न्याय करने के लिए साहित्यिक काव्य में शब्दों का प्रयोग आवश्यक होता है। उदाहरण के लिए देखिए, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप द्वारा रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी के लिए किए गए रेडियो नाट्य रूपांतरण का अंश। तो ये एक नाटक लिखा हुआ है दिनकर जी ने, नाटक नहीं है, रचना है, उर्वशी रचना है इनकी, रामधारी सिंह दिनकर की रचना उर्वशी। और इसका इन्होंने डॉक्टर रवि शर्मा मधुप ने रेडियो रूपांतरण तैयार किया था। इसका जो है एक छोटा सा अंश उदाहरण के लिए मैंने लिखा है आप लोगों को समझने के लिए। देखिए, गंधमादन पर्वत पर पुरूरवा और उर्वशी बैठे हैं और इनके बीच बातचीत हो रही है। ये रेडियो आलेख है डॉक्टर रवि शर्मा मधुप का द्वारा। पुरूरवा, उर्वशी, यह गंधमादन पर्वत कितना सुरम्य है। जब से हम तुम मिले हैं न जाने कितनी बार रात्रि श्रृंगार कर आकाश में घूम चुकी है। अब उर्वशी, हाँ मेरे पुरु, जब से हम मिले हैं समय को जैसे पंख लग गए हैं। एक वह समय था जब मैं तुम्हें देखने के बाद वापस देवलोक लौटी थी, तो न सूरज डूबने का नाम लेता था और न काल रात्रि बीतती थी। उपर्युक्त उद्धरण में अनेक संस्कृतनिष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है जो अन्य लेख के लिए उपयुक्त नहीं है होते हैं, परंतु रचना के साथ न्याय करने की दृष्टि से ये सर्वथा उचित हैं। इन सब के अतिरिक्त रेडियो आलेख में रोचकता, संक्षिप्तता, नवीनता, श्रोता समुदाय की जानकारी, विविध विधाओं की जानकारी भी होनी चाहिए। रेडियो आलेख के लिए आचार संहिता, किसी भी मित्र देश की आलोचना न की जाए, मतलब कोई भी जो मित्र देश है उसकी आलोचना न की जाए। किसी धर्म व संप्रदाय पर आक्षेप न किया जाए। कोई अश्लील व मानहानि योग्य तथ्य न सुनाया जाए। हिंसा को प्रोत्साहित करने वाले या कानून और व्यवस्था के विरुद्ध तथ्यों की प्रस्तुति न की जाए। न्यायालय की अवमानना करने वाले तथ्यों की प्रस्तुति न की जाए। राष्ट्रपति, सरकार या न्यायालय की मर्यादा के प्रतिकूल कोई भी तथ्य, शब्द या वाक्य न हो। किसी राज्य, राजनैतिक दल अथवा केंद्र की आलोचना नहीं होनी चाहिए। संविधान के विरुद्ध कुछ भी न कहा जाए। कुल मिलाकर कोई भी अनैतिक, अमर्यादित और विधि विरुद्ध वक्तव्य न प्रसारित किए जाएं। तो उम्मीद है आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। जो लोग भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर किया करिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर आपको भी इसकी PDF मैं वहाँ पर डाल दे रही हूँ। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्रश्न जरूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और अपने विचार ज़रूर मुझे बताइएगा। धन्यवाद।